न्याय व्यवस्था की रूट जो एडवोकेट है उसको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो फिर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, न्यायपालिका कैसे माना जाएगा। पहली बार किसी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की बोला है कि वकीलों के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और ये रियली में बहुत जरूरी है। एडवोकेट की ट्रेनिंग की व्यवस्था ना तो कोर्ट में है और ना किसी सरकार कोई कर रही है और ना स्कूल कर रहा है, और फिर एडवोकेट कैसे वर्क करता है ये सोचने वाली बात है। हमारी बार काउंसिल बना दी गई, बार काउंसिल में इलेक्शन भी होता है। अरे भाई, कोई इलेक्शन का कोई एजेंडा होता है उनका? कभी किसी बार काउंसिल चेयरमैन ने कोई एजेंडा दिया है? और फिर एजेंडा अगर कोई देता है तो क्या उसके पास पावर है जो वकीलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता? कोई पावर नहीं। एक एडवोकेट ही एक ऐसा लोकतंत्र का पिलर है जिसकी जब से देश आजाद हुआ कोई पावर नहीं बढ़ी है, पावर डिक्रीज होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने जजमेंट में, अपने ऑर्डर के अंदर अपनी बात को, अपनी मंशा को सब लोगों के सामने रखा है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं प्रैक्टिकल है? दिल्ली में देख लीजिए जो कोर्ट की व्यवस्था हुई है, एसी कोर्ट बना दिए गए, सारे सब फर्स्ट क्लास कोर्ट बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बने, लेकिन उसमें एडवोकेट की ट्रेनिंग की व्यवस्था क्या एक रूम नहीं बन सकता था? क्या उसमें एक एडवोकेट की बैठने की व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या उसमें एक हेल्प सेंटर नहीं बन सकता? अगर कोई एडवोकेट पूछना चाहे कि मेरे को इस सेक्शन में कौन सी एप्लीकेशन लगानी है तो क्या उसको पूछने की कहीं व्यवस्था है? क्या ये न्याय के साथ अन्याय नहीं है? अच्छी ट्रेनिंग ना होने की वजह से वकील अच्छे ढंग से कोर्टों के अंदर अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। क्लाइंट के साथ भी तो न्याय नहीं। अगर आप लोग यूपी है, बिहार में देखेंगे वहां पर वकीलों की क्या हाल है, टूटी चप्पल पहनकर वकील कोर्टों के अंदर आते हैं, तो कैसे उम्मीद करते हैं वहां से न्याय मिलने की? नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले के अंदर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल ने एक केस के अंदर सुनवाई करते हुए कहा कि जिस प्रकार जजों की ट्रेनिंग होती है ऐसे ही वकीलों को भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है, और इसके लिए उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस बाबत जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। आज हमारे साथ श्री भूपेंद्र सिंह जी हैं, जानते हैं इस जजमेंट के बारे में उनकी क्या रिएक्शन है। बताएं हमें कि आखिरकार ये प्रैक्टिकल कितना है, क्योंकि जजेस तो बहुत कम होते हैं, वकीलों की तो लाखों में तादाद है। क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये फिजिबिलिटी के अंदर आता है? आइए जानते हैं। सर नमस्कार, भूपेंद्र जी आपका स्वागत है। सर नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, और आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार किसी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की बोला है कि वकीलों के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और ये रियली में बहुत जरूरी है। देखिए, जो स्कूल है उसमें कोई ट्रेनिंग व्यवस्था नहीं है, जितने भी स्कूल हैं उसमें कोई ट्रेनिंग व्यवस्था जो प्रैक्टिकल कोर्ट में होता है वो व्यवस्था नहीं है। मूट कोर्ट हो सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल कोर्ट में है, जो प्रैक्टिकल कोर्ट में हो रहा है वो किसी भी आज की डेट में मेरे हिसाब से किसी भी स्कूल में नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद बात आती है कोर्ट की। जब एक एडवोकेट डिग्री ले लेता है, उसका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको एडवोकेट मान लिया जाता है। जब एडवोकेट मान लिया जाता है तो कोर्ट की एक व्यवस्था है, कोर्ट में सेक्शन है, सीआरपीसी है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें ड्राफ्टिंग करनी होती है और फिर अपने क्लाइंट को बचाना भी होता है कि किस तरह से हमें ड्राफ्टिंग करनी है। इसका मतलब ये बहुत सीरियस मैटर होता है और बहुत बड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। आप कोर्ट में कहीं भी चले जाइए, एडवोकेट की ट्रेनिंग की व्यवस्था ना तो कोर्ट में है और ना किसी सरकार कोई कर रही है और ना स्कूल कर रहा है। और फिर एडवोकेट कैसे वर्क करता है ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से वो अपनी स्किल को बढ़ाता होगा और कैसे वो जनता को न्याय दिलाने के लिए कार्य करता होगा। ये कहीं पर भी कोर्ट में कोई हेल्प सेंटर एडवोकेट्स के लिए नहीं है। फैसिलिटेशन सेंटर हो सकता है, केवल फाइलिंग के लिए जाइए आप, लेकिन फाइलिंग से पहले उसको क्या चाहिए, कितनी ट्रेनिंग चाहिए, कौन से पेपर लगाने हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और एक एडवोकेट जो न्याय की, जो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इसको कोई नहीं समझ रहा, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहा। हमारी बार काउंसिल बना दी गई, बार काउंसिल में इलेक्शन भी होता है। अरे भाई, कोई इलेक्शन का कोई एजेंडा होता है उनका? कभी किसी बार काउंसिल चेयरमैन ने कोई एजेंडा दिया है? और फिर एजेंडा अगर कोई देता है तो क्या उसके पास पावर है जो वकीलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता? कोई पावर नहीं। एक एडवोकेट ही एक ऐसा लोकतंत्र का पिलर है
जिसकी जब से देश आजाद हुआ कोई पावर नहीं बढ़ी है, पावर डिक्रीज होती जा रही है। सर आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने जजमेंट में, अपने ऑर्डर के अंदर अपनी बात को, अपनी मंशा को सब लोगों के सामने रखा है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं प्रैक्टिकल है? यस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक एडवोकेट, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? यस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, केवल प्लानिंग की कमी है, केवल सोचने की कमी है, केवल काम करने की एक जो शक्ति होती है, जो काम करने की प्रेरणा होती है, जो काम करने चाहते हैं, जो चाहते ही नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसे होगा। अब जब इतने बड़ा पूरी इंडिया में आज इतने अच्छे अच्छे कॉलेज में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग करोड़ अरबों रुपए की बन रही है, क्या उनमें ट्रेनिंग व्यवस्था नहीं की जा सकती एडवोकेट की? क्या वो आज कम पैसा दे रहे हैं? आज एडवोकेट के जो जहाँ पढ़ाई हो रही है काफी फीस उनसे भी वसूली जा रही है, लेकिन उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। ये हमारी इच्छा शक्ति की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है। उसके बाद आज दिल्ली में देख लीजिए जो कोर्ट की व्यवस्था हुई है, एसी कोर्ट बना दिए गए, सारे सब फर्स्ट क्लास कोर्ट बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बने, लेकिन उसमें एडवोकेट की ट्रेनिंग की व्यवस्था क्या एक रूम नहीं बन सकता था? क्या उसमें एक एडवोकेट की बैठने की व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या उसमें एक हेल्प सेंटर नहीं बन सकता? अगर कोई एडवोकेट पूछना चाहे कि मेरे को इस सेक्शन में कौन सी एप्लीकेशन लगानी है, तो क्या उसको पूछने की कहीं व्यवस्था है? क्या ये न्याय के साथ अन्याय नहीं है? सर आप नहीं समझते कि ना सुप्रीम कोर्ट ने तो सीनियर एडवोकेट के लिए भी ये बात कही है कि उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है? बिल्कुल, उसके लिए बात ये कही गई है क्योंकि अपडेट होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में नए नए कानून, नई नई व्यवस्था, नए नए अपराध, नई नई रूलिंग आ रही है, नए नए जजमेंट आ रहे हैं, तो उनको अपडेट कौन करेगा? अगर एक बार सीनियर डेजिग्नेट कोई हो गया तो उसकी भी तो ट्रेनिंग व्यवस्था चाहिए कि पर डे हो क्या रहा है। इतनी बड़ी आजकल इतनी जल्दी दुनिया बदल रही है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। आप दूसरी जगह देख लीजिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन न्याय व्यवस्था में कहीं आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा है? क्या कोर्ट को एसी करना, क्या ये न्याय का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो सकता है? जब तक न्याय व्यवस्था की रूट जो एडवोकेट है उसको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो फिर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा? न्यायपालिका कैसे माना जाएगा? सर आप ये भी कह सकते हैं, सर आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग ना होने की वजह से वकील अच्छे ढंग से कोर्टों के अंदर अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, तो ये भी तक अन्याय है ना? बिल्कुल, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिल नहीं रही है, वो कैसे काम कर रहा है उसके बारे में देखिए आप कि किस तरह से वो उसको ट्रेनिंग की कहीं व्यवस्था नहीं है। उसके बाद कोर्ट जज के सामने उसको पेश होना है, जज के सामने गलती नहीं कर सकता है क्योंकि उसको वहां डांट खानी पड़ जाती है, वहां पर ओपन सिस्टम नहीं है। अरे इतने बड़े कोर्ट, आज कितनी हजारों अदालतें बैठी हुई है, बताइए एक भी अदालत में हेल्प सेंटर एडवोकेट के लिए है क्या? बताइए आप, ये क्या अन्याय नहीं है वकीलों के साथ? कैसे वो न्याय दिलाएगा? कैसे काम कर रहा है? सवाल न्याय वकीलों के साथ अन्याय की बात नहीं है, क्या ये क्लाइंट के साथ भी तो अन्याय नहीं, आम पब्लिक के साथ भी तो अन्याय है? बिल्कुल, ये पूरी जनता के साथ अन्याय, एडवोकेट का न्याय का। अगर लिटिगेंट को अच्छे ट्रेंड वकील नहीं मिलेंगे तो उसकी बात को वो कैसे रखेंगे? तो ये अन्याय तो सभी के साथ है। बिल्कुल, देखिए एडवोकेट क्या है? जनता को रिप्रेजेंट करता है, न्याय व्यवस्था को दिलाने के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो ये अन्याय एडवोकेट का मतलब है जनता के साथ अन्याय है। ये एडवोकेट के साथ अन्याय का मतलब ही जनता के साथ अन्याय। जब आपके एडवोकेट की व्यवस्था नहीं मिल रही है तो किस तरह से जनता को न्याय दिलाएगा? एडवोकेट को मान लिया जाता है कि ही हैव टोटल नॉलेज, ही हैव संपूर्ण नॉलेज, मतलब उसको सब कुछ नॉलेज है। अरे भाई, उसकी नॉलेज के लिए भी तो कुछ करिए, वो कैसे आपको न्याय दिलाएगा? उसको हर जगह धक्के खाने पड़ते हैं। आपने पुलिस दी है, पुलिस की इतनी पावर बढ़ा दी गई है, क्या एडवोकेट की पावर बढ़ी है? पुलिस को इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाता है। सर कहना नहीं चाहिए, हमारे कुलीग ब्रदर हैं, अगर आप लोग यूपी हैं, बिहार में देखेंगे वहां पर वकीलों की क्या हाल है, टूटी चप्पल पहनकर वकील कोर्टों के अंदर आते हैं, तो कैसे उम्मीद करते हैं वहां से न्याय मिलने की? सर चप्पल पहन के हम न्याय दिलाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। हमें हेल्प सेंटर वहां पर चाहिए, हमें अदालत में हेल्प सेंटर चाहिए कि हमें कोई फाइलिंग करने जा रहे हैं तो कौन से पेपर में क्या कमी रह गई है, कोई बताने वाला नहीं मिलता है। और इसमें ये नहीं कि सीनियर को सब कुछ पता होगा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा कानून का एक जंजाल है, एक नेट है, उसमें हेल्प सेंटर मस्ट होना चाहिए। और किसी भी अदालत में, इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पर भी हेल्प सेंटर एडवोकेट के लिए नहीं बना हुआ कि किस तरह से एप्लीकेशन, कौन सी, कहां पर एविडेंस या किस तरह से लगाना है, कैसे ड्राफ्ट करना है। तो आप सर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार फैसिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं हर कोर्ट के अंदर, ऐसे ही कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटर भी अल्टीमेटली इजाद करने की जरूरत है? सबसे पहले इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, इमीडिएट हेल्प सेंटर सभी कोर्ट में स्टार्ट होना चाहिए। वहां एक लॉ ऑफिसर बैठा होना चाहिए,
जिसको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पता हो। क्या लॉ ऑफिसर कोर्ट में नहीं है, लेकिन एडवोकेट्स के हेल्प का मतलब ये नहीं कि एडवोकेट्स के लिए, वो जनता के लिए है। अगर एडवोकेट जा रहा है तो जनता के लिए जा रहा है, लेकिन मान लिया जाता है कि एडवोकेट के लिए हम दे रहे हैं, एडवोकेट को आप कुछ नहीं दे रहे, ना ही एडवोकेट को चाहिए, लेकिन एडवोकेट को जनता को न्याय दिलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो इमीडिएट एक लॉ ऑफिसर की जितने भी इंडिया में कोर्ट है सब में व्यवस्था होनी चाहिए, हेल्प सेंटर के रूप में काम करें, एडवोकेट्स को हेल्प करें न्याय दिलाने के लिए। एडवोकेट अपने लिए पर्सनल नहीं मांग रहा है, ये जनता को न्याय दिलाने के लिए लोकतंत्र के बड़ा स्तंभ है जो काम करता है। अगर ये वीक होता है तो पूरे देश पर फर्क पड़ता है, देश की स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उठाया है और इस पे काम तुरंत होना चाहिए। तो बार काउंसिल वगैरह अल्टीमेट बिना बार काउंसिल के एक्टिव हुए कुछ तो हो नहीं सकता है, उन्हीं को एक्टिव होना पड़ेगा। सर बार काउंसिल को एक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन बार काउंसिल को देखेगा कौन? क्या बार काउंसिल का इलेक्शन में जनता के हाथ में क्या है? कोई बनता चला रहा तो बनता ही चला जा रहा है। क्या व्यवस्था है, क्या एजेंडा है, क्या कोई पार्टी है अंदर? अगर भाई कोई चुनाव है तो एजेंडा होने चाहिए ना। बार काउंसिल में एजेंडा क्या होते हैं जब चुनाव हो रहा है? तो चुनाव के लिए कोई एजेंडा हो, कोई पार्टी हो, कोई इस तरह से व्यवस्था हो ताकि वकीलों को न्याय मिल सके। आज जनता में पार्टियां हैं, आज जनता सब कुछ पार्टियों से वसूल कर रही है, जो अगर वोट दे रही है तो अपनी वोट की ताकत के बल पर वो अपनी फैसिलिटी भी ले रही है। हम किससे फैसिलिटी लें बताइए? हमारे हाथ में क्या पावर है? ये देखिए एक लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ किस तरह से वर्क कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान दिलाया हमारे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने। मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको हल्के में न लिया जाए और इसमें तुरंत व्यवस्था की जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के टाइम के अंदर जो एडवोकेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्डशिप फेस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आखिरकार इनसे कैसे निजात मिलेगी और कैसे निजात पाए, आप इसके बारे में सर क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा यही था कि जहां पर ये जिस बेंच ने हमें ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि ट्रेनिंग व्यवस्था होनी चाहिए, मेरा अनुरोध है उनसे, मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल बेंच से कि वो एक व्यवस्था दे कि सभी कोर्टों में हेल्प सेंटर इमीडिएट लागू कर दिए जाए एडवोकेट्स के लिए, और उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था सभी स्कूलों में कर दी जाए, और एक रूम हर कोर्ट में भी ट्रेनिंग के लिए कर दिया जाए कि अगर कोई सीनियर को चाहिए तो सीनियर को कोर्ट में ही उसको ट्रेनिंग दी जाए। और कोई नए एडवोकेट आ रहे हैं या पुराने एडवोकेट, तो हर स्कूल में ये व्यवस्था की जा सकती है। इसमें इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। फंड्स का कैसे इंतजाम होगा सर? फंड्स का मैंने फंड्स का तो ऑलरेडी जब कोर्ट में इतनी सारा स्टाफ बैठा हुआ, इतना सारा, तो कोर्ट एक हेल्प सेंटर तो खोला, जब फेलिसिटेशन सेंटर खोल सकता है तो उसी में एक हेल्प सेंटर का एक ऑफिसर भी बैठ सकता है। सर फिर तो आप सारी जिम्मेदारी कोर्ट के ऊपर डालना चाह रहे हैं, आप कोर्ट नहीं गवर्नमेंट के ऊपर डालना चाह रहे हैं, मतलब ये हुआ? बिल्कुल, ये कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो कोर्ट कुछ भी कर सकता है। जब कोर्ट पूरी जब संविधान की समीक्षा की पावर उसको दी गई, कानून को समीक्षा की पावर दी गई है, तो क्या ये व्यवस्था इतनी बड़ी व्यवस्था जो न्याय की व्यवस्था है? सरकार तो आपकी सरकार से कैसे मांगेंगे, क्योंकि सरकार हमको वोट बैंक तो मानती नहीं है, तो सरकार कैसे मानेगी? तो अगर जब इतने बड़े डिसीजन कोर्ट देती है तो ये डिसीजन भी दिया जा सकता है, ये गाइडलाइन भी गवर्नमेंट को दी जा सकती है कि भाई इस तरह की व्यवस्था की जाए, तो तुरंत गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी क्योंकि न्याय के लिए जरूरी है। ये तो बेसिक चीजें हैं। सर आप एक बात बताइएगा, आप लोगों ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और कंसर्न बार काउंसिल स्टेट की जो बात की जा रही है, आखिरकार सर अल्टीमेटली स्टेप तो इन्हें ही लेने पड़ेंगे, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आखिरकार जो रिप्रेजेंट स्टेप लेने पड़ेंगे उनको, लेकिन उनके हाथ में पावर क्या? वो स्टेप ले लेंगे तो अथॉरिटी तो है नहीं कि भाई उनकी फाइनल होगी, हमने व्यवस्था कर दी। वो क्या सरकार व्यवस्था करेगी? तो सरकार व्यवस्था करेगी तो क्या बार काउंसिल उसके पास जाए? अगर वो सरकार व्यवस्था नहीं करती तो कोर्ट में आना पड़ेगा फिर बार काउंसिल को कि भाई हमारी सरकार नहीं सुन रही। तो अल्टीमेटली तो कोर्ट ही है, अल्टीमेटली कोर्ट ही है। जब कोर्ट ने कह दिया तो तुरंत इमीडिएट बार काउंसिल को भी एक्शन लेकर सरकार के पास प्रपोजल बना के जाना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था हो। अगर सरकार नहीं मानती तो कोर्ट बैठी हुई है, तो है तो इन्वॉल्वमेंट, तो ये बार काउंसिल को स्टेप ले सकती है, लेकिन बार काउंसिल को सरकार के पास जाना पड़ेगा, तो उसमें डिले हो सकता है। अल्टीमेटली सर आप यही कहेंगे कि ये बहुत वेलकम स्टेप है सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके अपनी ऑब्जर्वेशन दी, उन्हें एक मार्गदर्शन, उन्होंने कहा कि आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए, आपको कदम उठाने चाहिए इस बाबत जो है।
तो सो नाइस ऑफ सर, थैंक यू वेरी मच सर। भूपेंद्र जी, आप लोग आए चैनल के अंदर, आपने अपनी बात को रखा और बड़े धड़ल्ले से आपने अपनी बात को रखा है, और मैं उम्मीद करता हूं मेंबर्स आपकी बात को सुनेंगे, मेंबर्स आपको जानेंगे, और लोग भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ट्रैक्शन बनेगा हमारी बार काउंसिल के ऊपर, हमारी बॉडीज के ऊपर, जिससे कि एक जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है उसके ऊपर एक सही ढंग से काम किया जा सके। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सर, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं एडवोकेट बीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।